हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस की। और कंडीशनल सेंटेंस हमने पहले ही पार्ट में आपको सबको बता दिया था कि कंडीशनल सेंटेंस हमारे कैसे बनते हैं और उनके कई टाइप हमने बताया कि किस प्रकार से उनको बनाया जाता है। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसकी प्रैक्टिस करता हूँ दोस्तों, तो बहुत मज़ा आने वाला है। ज़रा देखिए, कंडीशनल सेंटेंस में मैंने आपको 3-4 बातें बताई हैं दोस्तों। पहली कि एक रियल कंडीशन होती है, रियल कंडीशन होती है, एक आपकी अनरियल कंडीशन होती है दोस्तों। रियल कंडीशन, अनरियल कंडीशन होती है, एक आपकी रिपेंट इन पास्ट होता है। ठीक है भाई, रिपेंट इन पास्ट होता है। तो देखिए, हमारी रियल कंडीशन क्या है, अनरियल कंडीशन क्या है, रिपेंट इन पास्ट क्या है। तो दोस्तों, रियल कंडीशन वो होती है जो हमारी इच्छाओं को पूरी कर दे, जो वास्तविक हो, जो वास्तविक हो। अनरियल वो होती है जो अवास्तविक हो। ठीक है, जो अवास्तविक हो। और रिपेंट इन पास्ट क्या होता है कि पास्ट में कुछ चीज़ें होने को थी लेकिन वो हुई नहीं हैं, वो अफसोस की बातें होती हैं। जैसे यदि मैं कठिन परिश्रम किया होता तो मैं पास हो गया होता, मैं सफल हो गया होता। तो यानी मैं तो ना तो कठिन परिश्रम किया और ना ही मैं पास हुआ, वो फिर हमारा रिपेंट इन पास्ट में होता है। ठीक। और अनरियल कंडीशन हमने पहले वीडियो में सारी चीज़ें डिस्क्राइब की हैं, आप जाके वहाँ देख लीजिए। अनरियल कंडीशन, यदि मैं चिड़िया हो जाऊँ तो मैं उड़ जाऊँ, यानी कि ये कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती, हमेशा अनरियल है। आइए ज़रा एक एक बातें इनकी स्ट्रक्चर के रूप में समझते हैं। देखिए, 3 बातें याद रखिएगा दोस्तों, ये आपको हर टॉपिक में, हर चीज़ में मिलेंगी और अन्यत्र कहीं नहीं। देखिए, मैंने कहा जैसे कि रियल कंडीशन हमारा यदि इफ़ वाली क्लाज हो, क्लाज ऑफ कंडीशन हो, तो उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों, देन इसके बाद हमारा जो भी टेंस आता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है भाई। देन उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आया, क्या आया, ऑब्जेक्ट आया। अब इसके बाद की बात करें हम, जो नेक्स्ट क्लाज आती है, क्लाज ऑफ रिजल्ट आपका, इसमें हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, विल या शैल का प्रयोग करते हैं दोस्तों। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई दोस्तों, किसका प्रयोग करते हैं, विल या शैल का प्रयोग करते हैं। इतनी सी बातें आई, यानी कि रियल कंडीशन आपका प्रेजेंट टेंस में और क्लाज ऑफ रिजल्ट आपका फ्यूचर टेंस में। क्लाज ऑफ कंडीशन प्रेजेंट टेंस में तो क्लाज ऑफ रिजल्ट आपका फ्यूचर टेंस में। यहाँ पर ज़रा देखिए, अनरियल कंडीशन में क्या होती है दोस्तों, अनरियल कंडीशन में इफ़ प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद आपको 2 बातें ध्यान रखनी होंगी। एक तो आपको अनरियल कंडीशन वर्ब मिलेगा, एक आपको V2 मिलेगा, वर्ब मिलेगा, V2 मिलेगा। देन उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लाज हमारी क्लाज ऑफ रिजल्ट है, यहाँ पर आपको वुड प्लस सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस B1 देन ऑब्जेक्ट, ये बात आपको देखने को मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आप जानते रहिए। और रिपेंट इन पास्ट में आइए ज़रा देखते हैं। यहाँ पर इफ़ के साथ आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस B3 देन ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लाज आती है, इसमें सब्जेक्ट के साथ वुड हैव प्लस B3 देन ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इतनी बातें यहाँ की जाती हैं। ठीक, यहाँ थोड़े से हैं, यदि वुड हैव नहीं होता तो कुड हैव भी होता है, कुड हैव प्लस B3 भी होता है, माइट हैव प्लस B3 भी होता है। इतनी बातें आपको जाननी है। ठीक है भाई, क्या जानना है, इतनी बातें आपको जाननी है दोस्तों कंडीशनल क्लाज में, ये ध्यान रखिएगा। अब थोड़ी सी मैं चर्चा कर दूं, आइए और क्या बातें हो सकती हैं, ज़रा मैं आपको इनमें थोड़ी सी और बातें बताता हूँ। अनरियल कंडीशन या फिर ये रियल कंडीशन या फिर रिपेंट इन पास्ट,
ये तो हमारी बेसिक बातें हैं। इनमें हमारा एक इन्वर्जन भी होता है। क्या होता है? इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है ज़रा यहाँ समझ लीजिए, मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ कि इन्वर्जन होता क्या है। इन्वर्जन कहने का मतलब ये होता है पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कि वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना ही क्या कहलाता है? इन्वर्जन कहलाता है। नहीं समझ में आया सर? देखिए मैं बताता हूँ। मैंने कहा वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना ही हमारा क्या कहलाता है? इन्वर्जन कहलाता है। जैसे मैं यहाँ वर्ब की बात करूँ, ये हमारी क्रिया है, इस क्रिया को हम सब्जेक्ट के पहले रख दें, और जब भी इन्वर्जन होता है, ध्यान रखिएगा, जब भी इन्वर्जन होता है दोस्तों, तो इन्वर्जन किया जाता है तो कंडीशनल क्लॉज में इफ़ को हटा दिया जाता है। क्या कंडीशनल वाले वर्ड को हटा दिया जाता है, यानी कि रिमूव इफ़ हो जाएगा, और हमारी जो वर्ब क्रिया है ये हमारी सब्जेक्ट के पहले आ जाएगी ये। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों, ठीक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट, देन वुड प्लस B1 देन ऑब्जेक्ट। ये इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि जैसे ही हम इन्वर्जन करना होगा, इन्वर्जन यानी कि पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना ही क्या कहलाता है? इन्वर्जन कहलाता है। और देखिए मैंने सब्जेक्ट पहले वर्ब को रख दिया और रिमूव इफ़ कर दिया, यानी इफ़ को हटा दिया। बात समझ में? ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ पर भी जब इन्वर्जन होगा दोस्तों, यहाँ पर भी जब इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन मतलब पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कि वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना ही क्या कहलाता है? इन्वर्जन कहलाता है। और इफ़ को यानी कि कंडीशनल वर्ड को रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हेड को हम रखेंगे, हेड के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा B3 आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा। इतनी बातें आएंगी, बाकी हमारी ये क्लास हूबहू ऐसे ही रहेगी। तो इन्वर्जन समझ में आया दोस्तों? इन्वर्जन समझ में आई कि नहीं समझ में आई बात? ये ऐसे ही सारी कंडीशन होती हैं। इतनी बातें मैंने आपको बता दी हैं। चलिए जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक दो एग्जांपल समझा देता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिस पे ले चलता हूँ। देखिए भाई ज़रा समझ लीजिए। इफ़ आई वर अ बर्ड, जैसे मैं कह दूँ इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई नियर यू, आई वुड फ्लाई नियर यू। देखिए ये तो हमारा, देखिए यहाँ पर V2 या वर मैंने लिखाया था, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको वुड प्लस B1 मिलेगा। यहाँ मिला, यहाँ वर मिला, ये आपको सेटिस्फाई। चलिए अब ज़रा मैं इनको इन्वर्जन करता हूँ। इन्वर्जन करने का मतलब पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, मैंने वर्ब को रख दिया, उसके बाद मैंने सब्जेक्ट रख दिया। इफ़ या वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई नियर यू। बात समझ में दोस्तों? यहाँ तक बात समझ में किसी कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ज़रा बताइए भाई, बोलिए दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप समझते चलिए। आगे चलें। देखिए यदि मैं कठिन परिश्रम किया होता, यदि इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव succeed, would have passed in the exam, would have passed in the exam। यदि मैं कठिन परिश्रम किया होता तो मैं एग्ज़ाम में पास हो गया होता,
यानी कि ना तो वो कठिन परिश्रम किया, ना एग्ज़ाम में पास हुआ। ये आपका रिपेंट इन पास्ट है दोस्तों। और रिपेंट इन पास्ट आपको हैड B3 और वुड हैव B3 पर बनते हैं। ठीक, हमको इनको इन्वर्जन करना है। इन्वर्जन यानी कि पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कि हैड को सब्जेक्ट पहले और इफ़ को रिमूव कर दिया जाएगा। हैड आई वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड इन द एग्ज़ाम। इन द एग्ज़ाम, यहाँ तक बातें समझ में आई। तो इस तरह की बातें आपको कंडीशनल सेंटेंस में मिलने वाली हैं। तो मैंने जो भी बेसिक बातें थी आपको सारी क्लियर करके बता दी है दोस्तों। आइए अब चलते हैं प्रैक्टिस पर, देखते हैं दोस्तों, एक एक वर्ड अच्छे से समझते हैं, एक एक वर्ड अच्छे से देखते हैं। ठीक है भाई, चलें आइए। अब थोड़ी सी यहाँ मैं एक जानकारी और दे देता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका कंडीशनल सेंटेंस यानी कंडीशनल क्लॉज ही शुरू में आए, आपका प्रिंसिपल क्लॉज भी स्टार्ट में आ सकता है, शुरू में आ सकता है। जैसे मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, देखिए ये है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ बता रहा हूँ, यानी ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज को मैं यहाँ लिख देता हूँ। आई वुड हैव पास्ड, आई वुड हैव पास्ड इन द एग्ज़ाम। ठीक, अब आगे इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड, इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड। ठीक, एक बात ध्यान रखिएगा, जब हमारा प्रिंसिपल क्लॉज शुरू में आता है और क्लॉज ऑफ कंडीशन यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा बाद में आता है, तो हम देखिए यहाँ पर हमारा क्या आया है, एक जो है प्रीपोजिशन आया है कि नहीं, जो जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ देखिए जब हमारा इफ़ वाला क्लॉज शुरू में आता है तो हमने यहाँ पर देखिए कामा लगाया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि जब हम इफ़ क्लॉज हमारा शुरू में आता है तो हम क्लॉज ऑफ रिजल्ट के पहले इफ़ का प्रयोग करते हैं, और यदि हमारा क्लॉज ऑफ रिजल्ट ही पहले आ जाता है तो हम कामा का प्रयोग नहीं करते हैं। बस इतनी सी बात आप जानते रहिएगा। तो आइए देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखो गाइस, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि इन कंडीशनल सेंटेंस में उन्हीं टॉपिक का यूज़ होता है जो मैंने आपको शुरू में अभी बताया। तो देखते हैं आइए कैसे इनका कैसे यूज़ हो रहा है। देखिए पहले दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा इफ़ राम केम। इफ़ राम केम, पहला विथ मी ही विल आल्सो इन्जॉय द प्रोग्राम, यानी कि कह रहा है यदि राम मेरे साथ आता तो वो भी प्रोग्राम को इन्जॉय करता है ना। तो देखिए हमने आपको पहला सेंटेंस समझाया था, यदि देखिए सारी भी कितनी भी चेंजिंग होगी जो मैंने सब कुछ बताया कि प्रिंसिपल क्लॉज के अकॉर्डिंग ही हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो यानी देखिए प्रिंसिपल क्लॉज में हमारा विल का प्रयोग है और सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमारा पास्ट का प्रयोग है, यानी कि ये फ्यूचर है ये पास्ट है, और फ्यूचर पास्ट का कम्बिनेशन नहीं बनता है दोस्तों। यानी कि यदि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में होगा तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, यदि कंडीशनल सेंटेंस है तो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। तो यहाँ पर केम ना होकर के क्या होगा भाई, कम्स। क्या होगा, कम्स का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। इफ़ ऑल द प्लेयर्स, देखिए ऑल द प्लेयर्स ट्राइड द टीम शैल विन। देखिए ऑल द प्लेयर्स, यदि सारे प्लेयर्स प्रयास करते हैं तो टीम अवश्य जीतती है। तो टीम अवश्य जीतेगी, या जो है जब सारे प्लेयर प्रयास करते हैं, यदि सारे प्लेयर प्रयास करते हैं या करेंगे तो सारी टीम जीतेगी। ठीक है भाई, तो क्या होगा ज़रा देखिए हमारा यहाँ पर द टीम शैल विन, टीम जीत जाएगी यदि सारे प्लेयर हमारे प्रयास करेंगे। बताइए क्या सेंटेंस सही है गलत है, बताइए भाई, बोलिए। ऑल द प्लेयर्स, यहाँ क्रिया देखिए किस में है, पास्ट टेंस में है,
और यहाँ देखिए हमारा क्या है, फ्यूचर टेंस है। तो हमने आपको बताया था कि प्रिंसिपल क्लॉज हमारा यदि प्रेजेंट फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा प्रेजेंट टेंस में होगा। तो यहाँ पर ट्राइड ना होकर के क्या होगा दोस्तों, ट्राई। क्या होगा, ट्राई होगा। समझ में आया दोस्तों? चलिए भाई आगे। और एक बात यहाँ थोड़ी सी बेसिक बात है और समझ लीजिए। यहाँ देखिए द टीम है, पकड़िएगा भाई, द टीम है। बताइए शैल का प्रयोग किसके साथ होता है? शैल का प्रयोग आईवी के साथ होता है कि नहीं, फर्स्ट पर्सन के साथ। बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ द टीम है। यहाँ बताइए ये हमारी थर्ड पर्सन है, फिर भी यहाँ पर किसका प्रयोग है, शैल का प्रयोग है। हो गई ना गलती? दो गलती लग रही हो आपको, दो गलतियाँ लग रही। लेकिन नहीं दोस्तों, आप एक बात ज़रूर समझिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब भी सेंटेंस में किसी भी डिटर्मिनेशन यानी कि निर्धारित करने वाले वाक्य या फिर दृढ़ इच्छा शक्ति या अवश्य जैसे शब्द हों, निश्चित जैसे शब्द हों, तो वहाँ पर आपको जो आपका आईवी के साथ विल का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ शैल का प्रयोग होता है। मेरी बात को फिर से समझिएगा। मैंने क्या कहा कि जब भी सेंटेंस से लगे आपको किसी चीज़ की दृढ़ इच्छा शक्ति की भाव निकल रहा है, दृढ़ इच्छा शक्ति, जैसे इसको देखिए, इफ़ ऑल द प्लेयर्स ट्राइड, यदि सारे प्लेयर्स ट्राई करते हैं या प्रयास करते हैं तो टीम जो है अवश्य जीतती है। टीम अवश्य जीतेगी। यदि सारे प्लेयर्स प्रयास करेंगे तो टीम अवश्य जीतेगी, अवश्य जीतेगी। यहाँ पर कुछ दृढ़ इच्छा शक्ति है, और जैसे ही डिटर्मिनेशन की बात आती है, दृढ़ इच्छा शक्ति की बात आती है, वैसे भी हमारा ये आईवी के साथ विल का प्रयोग, बाकी सबके साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई दोस्तों? चलिए भाई, तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन गलत है, बी वाला। ठीक है भाई, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। इफ़ इट रेन्स टुडे, यदि आज वर्षा होती है तो नो स्टूडेंट विल रीच स्कूल, तो कोई भी स्टूडेंट स्कूल नहीं पहुंचेगा। यानी कि विल और शैल, ये देखिए मॉडल वर्ब यानी कि जितनी होती है इनके साथ क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है दोस्तों। यहाँ पर रीच ना होकर के क्या होगा, रीच होगा। बात समझ में? क्या होगा, रीच होगा। चलिए आइए 4 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इफ़ द सर्वेंट वर्कड टाइमली, यदि सर्वेंट जो है वो काम को टाइमली पूर्वक करता है, ही विल नॉट बी पनिश्ड, उसको कभी भी ही विल नॉट बी पनिश्ड, वह उसको पनिश नहीं दिया जाएगा। ज़रा बताइए यहाँ क्या गलती है भाई, क्या गलती है? यहाँ विल का प्रयोग हुए और यहाँ पर वर्कड का प्रयोग है। तो हमने बताया था कि जिस टेंस में यदि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में है तो कंडीशनल क्लॉज में सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा किस में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है। तो यहाँ पर द सर्वेंट है तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, वर्क्स। क्या होगा, वर्क्स होगा। चलिए भाई आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन। इफ़ यू वांटेड, यदि आप चाहते हैं, टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे मार्क, फॉलो माई एडवाइस, मेरी एडवाइस को फॉलो करिए। ज़रा देखिए, हम ये भी एक प्रकार का कंडीशनल सेंटेंस है। ज़रा समझिए यहाँ की बातों को, क्या कह रहा है। पहले बताइए आप लोग गलती कहाँ है। इफ़ यू वांटेड टू गेट गुड मार्क्स, फॉलो माई एडवाइस। तो आप लोग समझिए ज़रा, यहाँ पर कुछ बातें हैं। यहाँ गलती आपको ए पार्ट में दिखेगी। क्यों दिखेगी, आप समझिएगा, समझिएगा दोस्तों। ऐसे वाक्यों में 2 क्लॉज होते हैं, 2 क्लॉज होते हैं। एक क्लॉज आपका कंडीशनल होता है, एक क्लॉज आपका रिजल्ट होता है। आप लोग कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ाई है। तो एक बात लेकिन ध्यान दीजिएगा, दोनों क्लॉज से एक क्लॉज में हमारे कुछ आदेश, निर्देश, एडवाइस, सजेशन का भाव प्रकट होगा। किससे, किस क्लॉज में, क्लॉज ऑफ रिजल्ट से आपको किसका भाव निकलेगा, आदेश, निर्देश या फिर एडवाइस, सजेशन का भाव निकलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर पॉइंट है नोट करने का कि क्लॉज ऑफ कंडीशन को हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं और क्लॉज ऑफ रिजल्ट को हम इम्परेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। किस में, इम्परेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। ये देखिए ज़रा, इफ़ यू वांटेड, यहाँ पर इसको हम किस टेंस में, क्लॉज ऑफ कंडीशन को प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। तो यहाँ पर वांटेड ना होकर के वांट होगा, ठीक। और यहाँ पर देखिए फॉलो माई एडवाइस, देखिए ये इम्परेटिव सेंटेंस बना है कि नहीं। इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, हमेशा
या तो लेट से होती है या तो फिर मेन वर्ब से होती है। बात समझ में आई दोस्तों। चले आगे, आइए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। हैड दे बीन वर कवर्ड, हैड दे बीन कवर्ड दे वुड रन अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड। अब जहाँ बात समझिएगा, गलती क्या है ज़रा पकड़िए, गलती क्या है? हैड दे बीन कवर्ड दे वुड रन अवे फ्रॉम द बैटल। बोलिए भाई, ज़रा समझिए गलती क्या है, तो मैं आगे आपको बताता हूँ। आपको क्या समझ में आ रहा है? गलती पकड़ में आ रही भाई? बोलिए, तो मैं आगे चलता हूँ। चले आगे। यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा कि एक क्लास में आपको, यानी कि जो अभी मैंने इन्वर्जन भी बताया था कि कैसे इन्वर्जन किया जाता है। इन्वर्जन मीन्स क्या होता है? पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए हमने वर्ब को पहले रख दिया सब्जेक्ट के, तो यानी कि इन्वर्जन किया गया है। और हैड के साथ B3 का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पैसिव वॉइस बना हुआ है तो बीन लगा हुआ है। कोई दिक्कत? पैसिव वॉइस बना है इसलिए बीन लगा है। और हम नेक्स्ट क्लास में हमको देखिए हैड प्लस B3 क्लाज ऑफ कंडीशन में होता है। उसके बाद आपको क्लाज ऑफ रिजल्ट में आपको क्या मिलता है? वुड हैव प्लस B3 मिलता है। बात समझ में? तो यहाँ देखिए वुड तो है लेकिन हैव कहाँ है और B3 कहाँ है? तो यहाँ पर वुड हैव B3 होना चाहिए दोस्तों। बात समझ में आई? तो कौन सा सेंटेंस, कौन सा वाक्य हमारा गलत होगा? ऑप्शन बी वाला। चलिए भाई 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इफ़ दे डिड नॉट रीच, इफ़ दे डिड नॉट रीच हियर टुमारो दे विल। देखिए फिर वही मिल गया यहाँ पर नेक्स्ट, यानी कि क्लाज में हमारा क्लाज ऑफ रिजल्ट में विल का प्रयोग हो तो क्लाज ऑफ कंडीशन हमारा किस टेंस में जाएगा? प्रेजेंट टेंस में जाएगा। और प्रेजेंट टेंस में यदि नेगेटिव है तो प्लूरल के साथ डू का प्रयोग होगा। बात समझ आई दोस्तों? यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये हो गया। इफ़ राम डज नॉट गो विथ मी, इफ़ राम डज नॉट गो विथ मी ही वुड नॉट गेट चांस टू सी न्यू थिंग्स। यदि राम मेरे साथ नहीं जाता तो वो जो है अवसर नहीं पाता नई नई चीज़ों को देखने का। ज़रा बताइए यहाँ पर, यहाँ वुड प्लस V1 है और यहाँ पर क्या है दोस्तों? डज। बताइए किस में हम चेंजिंग करें? इसमें करें या इसमें करें? बोलिए दोस्तों, किस में चेंजिंग करें हम? अब बताइए तब उस आप ही के अकॉर्डिंग हम लोग चेंजिंग करें। बोलिए। तो याद रखिएगा हमेशा कि इफ़ राम डज नॉट गो विथ मी ही वुड नॉट गेट चांस टू सी न्यू। ज़रा बताइए भाई चेंजिंग किस में किया जाए? किस में किया जाए भाई? वुड प्लस B1 में किया जाए या फिर इसमें किया जाए? बताइए। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हम लोग चेंजिंग करते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पर ज़रा ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है कि नहीं है? और यहाँ पर हमारा वुड प्लस B1 है। अभी यहाँ समझिए वुड प्लस B1 है दोस्तों। यदि वुड प्लस B1 कब होता है? जब या तो हमारा यहाँ पर V2 होता है या फिर हमारा यहाँ पर वर होता है। क्या होता है? वर होता है। बात समझिएगा, बताया था ना मैंने अभी कि वुड प्लस B1 कब होता है? यदि ये B2 होता है, यदि ये वर होता है वहाँ पर वुड प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बात समझ में आ गई? ठीक। तो यहाँ पर आपको यही का आपको दिक्कत होगी दोस्तों, कहाँ पर हम लोग किसका आंसर करें किसका ना करें, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए हमारा जो प्रिंसिपल क्लास है, प्रिंसिपल क्लास के अकॉर्डिंग ही हम सबऑर्डिनेट क्लास को एडजस्ट करते हैं। तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लास में ही चेंजिंग करना पड़ेगा, इसलिए ये ऑप्शन। बात समझ में आई दोस्तों? चले आगे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विल यू गिव एनीथिंग इन रिटर्न इफ़ मिस्टर रमेश हेल्प्ड यू। अब यहाँ देखिए आपका क्लॉज ऑफ कंडीशन कहाँ है और क्लॉज ऑफ रिजल्ट कहाँ है? देखिए अब यहाँ समझिए भाई। विल यू गिव एनीथिंग, विल यू गिव एनीथिंग। देखिए इफ़ लगा है, इफ़ लगने से ये हमारा कौन सा क्लॉज है? क्लॉज ऑफ कंडीशन है, क्लॉज ऑफ कंडीशन है। और ये हमारा वाला क्लॉज क्या है? क्लॉज ऑफ रिजल्ट है। क्लॉज ऑफ रिजल्ट यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज है
ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा कैसे बना हुआ है, इंट्रोगेटिव में बना है। देखिए किससे शुरुआत है, बिल से शुरुआत है कि नहीं दोस्तों। यानी ये क्लॉज ऑफ रिजल्ट है और ये क्लॉज ऑफ कंडीशन है। तो बताइए यहाँ बिल का प्रयोग है और यहाँ पर किसका प्रयोग है, हेल्प्ड का, यानी पास्ट टेंस और यहाँ फ्यूचर टेंस। तो चेंजिंग किस में होगी भाई, ज़रा बताइए। तो चेंजिंग हम इसके यानी कि अपने प्रिंसिपल क्लॉज के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा किस टेंस में जाएगा, हेल्प का हेल्प से हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों, यहाँ तक बातें समझ में आई आपको। चलें नेक्स्ट चलते हैं, आइए देखते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, इफ़ राम डज नॉट कम हियर, इफ़ राम डज नॉट कम हियर विथ यू आई शैल नेवर पर्डन हिम। यदि राम आपके साथ नहीं आता है, यहाँ आपके साथ नहीं आता है, आई शैल नेवर पर्डन हिम, मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो यहाँ देखिए आपका शैल नेवर यानी कि आपका फ्यूचर टेंस यानी प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में, और आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज देखिए किस टेंस में है, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस में है, डज नॉट। सही है। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ आया है केम। क्या आया है दोस्तों, केम। तो डू डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आप जानते रहिए। चलिए तो ये हमारा यहाँ का केम ना होकर के कम होगा। हैड इट रेन्ड टाइमली, यदि समय से वर्षा होती है, हो जाती है, द फार्मर्स वुड हैव, यदि समय से वर्षा होती तो फार्मर की फसल अच्छी होती है ना। तो यहाँ देखिए वुड हैव B3, यहाँ पर देखिए हैड B3 दिखा आपको, यहाँ देखिए हैड B3 दिखा आपको। तो यहाँ क्या दिखना चाहिए, वुड हैव B3। तो गेट का से थर्ड फॉर्म क्या होता है भाई, गेट, गॉट, गॉटन। क्या होता है भाई, गेट का थर्ड फॉर्म गेट, गॉट, गॉटन। बात समझ में कि नहीं, बताइए दोस्तों, बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पर, यही होता है, बहुत पिटाई होगी सबकी। गेट, गॉट, गॉट होता है दोस्तों, इसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती, यानी कि गेट, गॉट, गॉट। तो यहाँ पर देखिए गॉट आपका थर्ड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर बी नहीं, आपका नो एरर, यानी कि डी ऑप्शन नो एरर, सब कुछ सही है। हैड B3, वुड हैव B3, आपका नो एरर। बात समझ में आई। चले भाई आगे दोस्तों, चलिए भाई देखिए, हैड सम पीपुल नॉट इंस्टिगेट, पहली बात यहीं पकड़ में आ गया, हैड लगा हुआ है, जैसे मैंने कि इन्वर्जन बताया है, तो हैड लगा, और हैड के बाद क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ इंस्टिगेट फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ की क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी, इसलिए बी ऑप्शन। आगे देख लेते हैं, हैड B3 है तो हमको वुड हैव B3 चाहिए, जो कि यहाँ पर है, यहाँ देखिए कंट्रोल B3 पैसे फॉर्म बना है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं 13 नंबर, हैड देखिए इन्वर्जन हुआ है, राम्स ब्रदर, हैड के बाद B3 आया है टू हॉस्पिटल टाइमली, हिज लाइफ वुड हैव बीन सेव्ड। ज़रा बताइए क्या गलती है भाई, हैड राम्स ब्रदर टेकन टू हॉस्पिटल टाइमली, हिज लाइफ वुड हैव बीन सेव्ड। क्या करें, नो एरर में लगा दें, क्योंकि हैड B3 दिख गया, यहाँ पर वुड हैव B3 दिख गया, कोई दिक्कत, तो यहाँ नो एरर में टिक कर दें। ज़रा एक बात सोचिएगा दोस्तों यहाँ पर कि हैड राम्स ब्रदर, यदि राम के ब्रदर, राम के भाई, टेकन टू हॉस्पिटल टाइमली, समय यानी कि हॉस्पिटल उसको समय से ले गए होते या पहुंचा दिए होते, हिज लाइफ वुड हैव बीन सेव्ड, यानी कि उसका जीवन बच जाता, यानी कि वो जो है, जो ये राम के ब्रदर हैं, राम के ब्रदर को यदि समय से पहुंचा दिया जाता तो उनकी लाइफ बच जाती। तो राम के जो भाई हैं, क्या वो ले गए थे कि ले जाया गया था,
राम के भाई को ले जाया गया था कि राम के भाई ले गए थे, यही समझिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर राम के भाई को ले जाया गया था, राम्स ब्रदर टेकन टू हॉस्पिटल, यानी कि राम के भाई को हॉस्पिटल ले गया था या ले जाया गया था। हिज लाइफ वुड सेव, यदि लाया जाता तो उसका जीवन बच जाता। ठीक, तो यहाँ देखिए आपको क्या लगेगा, बीन। क्यों लगेगा, पैसिव फॉर्म बनाना है, क्योंकि राम के भाई को ले गया है, ले जाया गया है, ना कि राम के भाई जो है ले गए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पैसिव फॉर्म यानी कि ये एक्शन किए नहीं है, इनके ऊपर एक्शन हुआ है। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं 14 नंबर, इफ़ आई एम अ बर्ड। देखिए ये इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, जो है ऑप्शनल क्वेश्चन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में अंडरलाइन कर दिया जाता है या फिर बोल्ड कर दिया जाता है। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू हिम या हर या इट। ठीक, तो दोस्तों ये हमारी अनरियल कंडीशन होती है। तो अनरियल कंडीशन की एक खास बात ये होती है कि हमारा क्लॉज ऑफ कंडीशन चाहे जिस भी, यानी क्लॉज ऑफ रिजल्ट चाहे जिस भी टेंस में हो, यानी क्लॉज ऑफ रिजल्ट में चाहे जिस टेंस में हो, और ये क्लॉज ऑफ कंडीशन, सॉरी बच्चों ध्यान दीजिएगा इधर मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा कि क्लॉज ऑफ कंडीशन है ये, और ये आपका क्लॉज ऑफ रिजल्ट है। ठीक, तो ये क्लॉज ऑफ कंडीशन यानी कि चाहे जिस नंबर या पर्सन का होगा, क्रिया के रूप में हमेशा किसका प्रयोग होगा, वर का प्रयोग होगा। फिर से एक बार मैं कह रहा हूँ कि क्लॉज ऑफ कंडीशन यदि अनरियल होगा, क्लॉज ऑफ कंडीशन यदि अनरियल होगा तो नंबर यानी कि जो सब्जेक्ट है उसका नंबर, चाहे जो भी नंबर हो, चाहे जो भी पर्सन हो, क्रिया के रूप में हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा, वर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, चले आगे। 15 नंबर क्वेश्चन, इफ़ अ घोस्ट अपीयर्ड हियर। यदि यहाँ पर घोस्ट अपीयर्ड हो जाए, ऑल विल रन अवे, सब लोग भाग जाएंगे। तो यहाँ देखिए इसमें अंडरलाइन है रन अवे। देखिए भाई, तो यानी कि यहाँ पर देखिए रन अवे और यहाँ अपीयर्ड है, बस समझिएगा, और यहाँ अपीयर्ड है और यहाँ रन अवे है, दो बातें हैं। तो जो देखिए यहाँ बिल है, बात समझिएगा, हमको यहाँ करेक्शन करने के लिए बताया गया है। यदि अभी कॉमन एरर में होता दोस्तों तो यहाँ बिल और रैन होता, यहाँ रन दिया गया है, इस वजह से हमारा गलती है। ठीक, तो यहाँ पर हमको गलती करना है, ज़रा देखिए, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है और रैन फर्स्ट फॉर्म होती है, रैन रन रन होता है कि नहीं भाई। ठीक, चलिए देखिए क्या हो जाएगा, ऑल रन बे, पहला ऑप्शन ऑल रैन अवे, ऑल वुड हैव रैन अवे, ऑल वुड रैन अवे। ज़रा देखिए अब इसको समझिए, यहाँ पर देखिए हमारा क्या कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है। तो यहाँ पर जब भी हमने आपको बताया कि आपको क्लॉज ऑफ कंडीशन में V2 दिखे या फिर वर दिखे, तो आपका जो क्लॉज ऑफ रिजल्ट होगा वो किस पे बनेगा, वुड प्लस B1 पर बनेगा। किस पे बनेगा, वुड प्लस B1 पर बनेगा दोस्तों। तो देखिए वुड प्लस B1 कहाँ है हमारा, बताइए, वुड प्लस B1 कहाँ है भाई, दिखा आपको, ये ऑल वुड रैन अवे, ऑल वुड रैन अवे। बात समझ में आई दोस्तों। ठीक, चले आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, इफ़ आई वर यू। ये देखिए फिर भी हमारी अनरियल कंडीशन है, यहाँ वर के यूज हुआ है, अनरियल कंडीशन। अनरियल कंडीशन की पहचान यूज होती है कि पर्सन या नंबर चाहे जिस भी टेंस का हो, क्रिया के रूप में हमेशा वर आती है, लेकिन अंडरलाइन इस पार्ट में किया गया है। तभी मैंने जैसे बताया कि अनरियल कंडीशन में दो कंडीशन होती है, यदि हमारा टेंस B2 में होगा या तो हमारा वर में होगा। जब वर में होगा या B2 में होगा, वुड प्लस B1 का प्रयोग किया जाएगा। और वुड प्लस B1 कहाँ है हमारा, देखिए ज़रा कहाँ है भाई, वुड प्लस B1, A नंबर, B नंबर, C नंबर, D नंबर। वुड नॉट डू, ये देखिए यहाँ बिल है, वुड का प्रयोग होगा, यहाँ पर हैव लग गया है, बीन लग गया, ये तो नहीं होगा, वाज नॉट तो नहीं होगा, सिर्फ यही ऑप्शन है वुड नॉट। बात समझ में आई दोस्तों। ठीक, चले आगे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ राम विल कॉल मी। इफ़ राम विल कॉल मी
एट हिज होम आई शैल बी वेरी हैप्पी। यहाँ देखिए प्रिंसिपल क्लॉज हमारा शैल में है यानी कि फ्यूचर में है, तो कंडीशनल क्लॉज हमारा प्रेजेंट टेंस में होगा। जरा प्रेजेंट टेंस का पकड़िए, कहाँ है भाई, ये है सी ऑप्शन। यहाँ देखिए हैज़ कॉल्ड है, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए इफ़ राम कॉल्ड है, पास्ट टेंस है, ये नहीं होगा। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन ये। तो ये हमारा सेशन था दोस्तों कंडीशनल क्लॉज के प्रैक्टिस का। तो कैसा लगा प्रैक्टिस आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई कन्फ्यूज होगा तो बताइए, और जो भी बच्चे पढ़े ना हो वो अच्छे से जा कर के हमारी जो जितने भी टाइप के कंडीशनल हैं वो अच्छे से पढ़ें, उसके बाद फिर ठीक है बच्चों। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।